हेलो फ्रेंड्स, एडू प्ले विद ऋषि में स्वागत है। मैं ऋषि कुमार आप लोग को फिर से एक बार स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो नेक्स्ट पार्ट है आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है हमारा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। और आप लोग को बता दूं कि यह जो वीडियो है आपको किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है ITI वाइस प्रिंसिपल का, BPSC असिस्टेंट इंजीनियर का भी फॉर्म निकाला है। उसमें आपको जनरल इंजीनियरिंग जो पेपर है और मैकेनिकल ब्रांच और सिविल ब्रांच का यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मेरा, क्या टॉपिक है? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। चलिए तो क्या है, देखिए डिफ्लेक्शन ऑफ बीम मतलब क्या? फॉर डिजाइन पर्पस बीम के बारे में बता देते। बीम क्या है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो लोड को क्या करता है? सपोर्ट करता है। क्लियर? तो जो है बीम का जो है डिजाइन जो करते हैं किसी न किसी कंडीशन पर करते हैं। तो फॉर डिजाइन पर्पस ए बीम शुड बी सो डिजाइन दैट इट हैज एडिक्वेट स्टिफनेस सो दैट द डिफ्लेक्शन आर विद इन परमिसिबल लिमिट। कहने का मतलब कि बीम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि एक क्या है, उसका एक पार्टिकुलर का स्टिफनेस हो और जो उसका डिफ्लेक्शन हो बीम का एक लिमिट में हो, परमिसिबल लिमिट हो। अगर उससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन अगर हो जाएगा तो बीम क्या हो जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। इसलिए तो डिफ्लेक्शन जो होता है क्या हो? विद इन इलास्टिक लिमिट। स्टिफनेस ऑफ बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, स्टिफनेस ऑफ बीम जो होता है क्या होता है? डिफ्लेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब क्या हो गया? तो फॉर डिजाइन पर्पस ए बीम शुड बी सो डिजाइन दैट इट हैज एडिक्वेट स्टिफनेस सो दैट द डिफ्लेक्शन आर विद इन परमिसिबल लिमिट। ठीक, स्टिफनेस ऑफ बीम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। अब देखिए डिफ्लेक्शन जो निकालने का अलग अलग तरीका है। मेनली 4 तरीके हम लोग पढ़ते हैं। क्या? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। कौन कौन सा तरीका होता है? फर्स्ट मेथड हो गया क्या? डबल इंटीग्रेशन मेथड। सेकंड क्या हो गया? मोमेंट एरिया मेथड। ठीक। थर्ड वन स्ट्रेन एनर्जी मेथड। चौथा क्या है? कंजुगेट बीम मेथड। ये जो है 4 मेथड है। इसी 4 मेथड के माध्यम से हम लोग किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। कौन कौन मेथड है? डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कंजुगेट बीम मेथड। क्लियर? चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए तो पढ़ते हैं। पहले एक टर्मोलॉजी देखते हैं। मान लीजिए बीम आपका ये बीम है। ठीक, देखिए अगर मान लेते हैं क्या है, ये आपका ये बीम है। अगर इस पर लोड लगा, इधर मान लीजिए यहाँ लोड लगा और इधर सपोर्ट है दोनों तरफ। ठीक, ये बीम क्या होगा? ऐसे बेंड करेगा तो ये जो है कर्व बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं इलास्टिक कर्व। जो ये कर्व बेंड किया इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक कर्व बोलेंगे। तो इलास्टिक कर्व क्या होता है? इट इज द शेप ऑफ द बीम आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग के बाद बीम का जो शेप बनता है उसी को बोलते हैं इलास्टिक कर्व। क्लियर? अब देखिए शेप क्या क्या हो सकता है। तो अब देखिए शेप ऑफ इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व का शेप कैसा होगा? अगर उस बीम पर क्या हो? शियर फोर्स 0 हो और बेंडिंग मोमेंट क्या हो? कांस्टेंट हो, तो उसका इलास्टिक कर्व कैसा होगा? लीनियर सर्कुलर होगा। क्लियर? कैसा होगा? सर्कुलर होगा। अगर बीम पर क्या हो? शियर फोर्स 0 हो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, कहने मतलब बेंडिंग मोमेंट वेरी नहीं कर रहा है, तो इलास्टिक कर्व का शेप कैसा होगा? बीम का शेप जो है कैसा होगा? इलास्टिक कर्व सर्कुलर होगा। याद रखिएगा। उसी तरह अगर शियर फोर्स 0 है, बेंडिंग मोमेंट भी 0, दोनों क्या हो? 0 है, तो उसका शेप कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अगर कोई लोड ही नहीं हो, मोमेंट ही नहीं है, फोर्स भी नहीं है, तो क्या होगा? सीधा रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। उसी तरह फिर अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट क्या हो? लीनियरली वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है? बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वैरी कर रहा है, तो इलास्टिक कर्व कैसा होगा? पैराबोला होगा। याद रखिएगा ये तीनों शेप।
अगर शियर फोर्स जीरो, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, तो क्या होगा, सर्कुलर शेप होगा। दोनों अगर जीरो है तो स्ट्रेट लाइन, अगर शियर फोर्स कांस्टेंट और बेंडिंग मोमेंट का और लीनियर वेरी करे तो उसका शेप कैसा होगा, पैराबोला। अब देखिए 4 मेथड हम लोग देखे थे जो क्या है डिफ्लेक्शन निकालने का। तो इसमें देखिए एक मेथड पढ़ते हैं हम लोग, मोमेंट एरिया मेथड। क्या होता है, देखिए मोमेंट एरिया मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इट इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, थीटा जो हो गया यहाँ पे बताता है स्लोप, एंड वाई जो हो गया डिफ्लेक्शन। यानी मोमेंट एरिया मेथड से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम स्लोप होगा उस बीम का और कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑलवेज सेलेक्ट ए पॉइंट हैविंग जीरो स्लोप। सबसे पहले बीम में वैसा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जहाँ का क्या हो, स्लोप जो हो जीरो हो, उस पॉइंट को बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। तो फर्स्ट ऑलवेज सेलेक्ट ए पॉइंट हैविंग जीरो स्लोप नॉन एज रिफरेंस पॉइंट, जिसको ए मान लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, डिफ्लेक्शन और स्लोप निकालने के लिए एरिया मोमेंट एरिया मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उस बीम के एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या हो, जीरो हो, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे रिफरेंस पॉइंट। दूसरा स्टेप, सेलेक्ट अनदर पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नॉन एज ओरिजिन। और दूसरा जो है उस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है, समझे। तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस फॉर मोमेंट विल बी टेकन फ्रॉम क्या, ओरिजिन ओनली। जो भी डिस्टेंस हम लेंगे मोमेंट के लिए कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से लेंगे। क्लियर है, तो देखिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो दो पॉइंट बोले, एक हो गया ए पॉइंट और दूसरा बी पॉइंट। ए पॉइंट को क्या माने हम, रिफरेंस पॉइंट जहाँ पर स्लोप क्या हो जीरो, और बी पॉइंट को क्या माने, ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पर स्लोप या डिफ्लेक्शन निकाला जाता है। तो अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो थीटा बी माइनस थीटा ए इजकल टू 1/EI इंटू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए टू बी। BMD मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, समझ में आया। तो अगर स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं, थीटा ए माइनस थीटा बी इजकल टू 1/EI इंटू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए टू बी। जो भी अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हमको मिला, मान लीजिए बीम है, अगर जैसे देखिए अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, अगर यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, हैं, इसका ग्राफ जो है ये है, तो इसको ऐसे आएगा फोर्स का, सॉरी मोमेंट का। अब फोर्स मोमेंट भी कांस्टेंट होगा ना, अब फोर्स भी कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा। तो अगर निकालना मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हमको क्या होगा, तो इसको ए मानेंगे क्योंकि यहाँ स्लोप जीरो, यहाँ बी मानेंगे। तो थीटा ए माइनस थीटा बी इजकल टू 1/EI एरिया ऑफ इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, समझे। उसी तरह अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो वाई बी माइनस वाई ए इजकल टू 1/EI मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फ्रॉम ए टू बी। उसका आप क्या लेंगे, मोमेंट लेते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं, मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है। मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है, इसी से जो है ज़्यादातर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है जहाँ वनडे एग्जाम होता है। यह जो है वैलिड फॉर पॉइंट लोड, यह किसके लिए वैलिड है, मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम जो है किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर पॉइंट लोड के लिए वैलिड है। याद रखिएगा, मैक्सिमम जो मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम जो है किसके लिए वैलिड है, पॉइंट लोड के लिए। अब देखिए कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं। देखिए मान लेते एक बीम है आपका, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और दो पॉइंट बी और डी। अगर लोड यहाँ पर क्या लग रहा है, WB, और डी का यहाँ का डिफ्लेक्शन दिया है YDB। ठीक है,
उसी तरह अनदर बीम है, इसमें अब लोड क्या लग रहा है डी पॉइंट पर, यानी डब्ल्यू डी और डिफ्लेक्शन दिया है बी पॉइंट पर। तो मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम बोलता है कि बी पॉइंट का लोड इनटू डी पॉइंट का डिफ्लेक्शन बराबर होगा इसमें बी का डिफ्लेक्शन इनटू इसका क्या चीज रिलेशन बोलता है। क्या बोलता है, यहाँ बी पॉइंट पर डब्ल्यू बी लग रहा है, यहाँ का डिफ्लेक्शन दिया है, फिर यहाँ का डिफ्लेक्शन और यहाँ लोड लग रहा है। तो मैक्सवेल रिलेशन थ्योरम बोलता है बी का लोड इनटू यहाँ का डिफ्लेक्शन, यानी बी यानी डब्ल्यू बी अपॉन इंटू वाई बी डी बराबर होता है डी का डिफ्लेक्शन इंटू डी का लोड। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको यूज कर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आया। इससे भी हम इससे क्या होता है डिफ्लेक्शन हम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि इस पॉइंट का लोड अगर हमको क्या है, अगर बी पॉइंट का लोड है पता है और डी का डिफ्लेक्शन पता है और डी का लोड पता है, तो बी का डिफ्लेक्शन इससे डायरेक्ट निकाल लेंगे। टोटल 4 गो अननोन है, 4 गो में से कोई 3 अननोन पता रहेगा हमको, तो चौथा निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा इसका लोड इंटू इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन बराबर होता है इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन इंटू इसका लोड। समझ गए। चलिए अगला देखिए, एक होता है अस्टेन एनर्जी मेथड बताए थे डिफ्लेक्शन निकालने के लिए। एनर्जी मेथड से डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, तो देखिए अस्टेन एनर्जी जो होता है यू जो होता है एम एक्स एस का होल स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन ओवर 0 to L। समझ में आया। यानी कहने मतलब एनर्जी थ्योरम से भी हम डिफ्लेक्शन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी थ्योरम को हम क्या बोलते हैं, कैस्टिलियो-गाइनो थ्योरम। क्या बोलते हैं, कैस्टिलियो-गाइनो थ्योरम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, कैस्टिलियो-गाइनो थ्योरम बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI। एम एक्स का होता है किसी एक्स सेक्शन पर, एक्स सेक्शन का क्या लेते हैं मोमेंट लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर होल लेंथ, यानी 0 to L तक। समझे। ये होता है कैस्टिलियो थ्योरम या एनर्जी मेथड से। और चूंकि स्ट्रेन एनर्जी जानते हैं क्या होता है लोड इनटू डिफॉर्मेशन, तो एनर्जी निकल गए यहाँ से, डिफॉर्मेशन यहाँ से निकाल लेंगे डिफ्लेक्शन। समझ गए। ये होता है एनर्जी थ्योरम। ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछ देता है कि एनर्जी थ्योरम में क्या होता है फार्मूला। तो यू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI 0 to L लिमिट। क्लियर। अब चलिए दोस्तों कुछ लिस्ट है जो आपको मैं बताऊंगा, उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, स्लोप क्या होगा और मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा, अलग अलग बीम के लिए अलग अलग लोड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेलेक्टेड है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपको पूछेगा। अगर आप याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो पहला है क्या है इस बीम को हम क्या बोलते हैं, देखिए इस बीम को हम बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वाले डायग्राम में आप देखिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट वाले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ बीम बताया हूँ, वहाँ से आप लोग एक बार देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा प्लीज़ चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टेड, ये जो है आपका एक तरफ से एक क्वेश्चन ही है, समझे। और इसका हम सबका अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू लिखे हैं, याद रखिए। देखिए इस बीम को हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। समझ में आया। फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, ये क्या है कैंटिलीवर बीम है, और इस पर कैसा लोड लग रहा है, पॉइंट लोड है। कहाँ पर लग रहा है, फ्री एंड पर। तो जब इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम जो मोमेंट होता है, देखिए मोमेंट क्या होगा W इंटू पूरा लेंथ, यानी क्या हो जाएगा WL। और ये कैसा शेप बनेगा दोस्तों, बताए थे ना कि अगर हॉगिंग होगा तो क्या होगा निगेटिव, और सैगिंग होगा तो पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, इसको बेंड करेगा तो ऐसे बनेगा शेप, तो क्या हो जाएगा निगेटिव मोमेंट होगा। समझ गए।
तो मैक्सिमम मोमेंट कितना हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल। अब चलिए अब देखिए इसका मैक्सिमम स्लोप क्या होगा दोस्तों, तो मैक्सिमम स्लोप क्या होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। डब्ल्यू क्या हो गया पॉइंट लोड, एल हो गया पूरा मेंबर का लेंथ, ये हो गया इलास्टिक कांस्टेंट, आई हो गया क्या चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैंटिलीवर बीम के लिए फॉर पॉइंट लोड एट फ्री एंड द मैक्सिमम स्लोप इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। क्लियर है। इसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा तो डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI। देखिए इससे क्या है एक ऑर्डर ज़्यादा है, स्लोप से क्या है डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। यहाँ देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर है, यहाँ डब्ल्यू एल क्यू है। समझ गए। तो याद रखिएगा कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम मोमेंट डब्ल्यू एल होता है, मैक्सिमम स्लोप देखिए मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप जो होगा यहाँ पे ही ना होगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, जब लोड लगेगा तो ऐसा ही सेप बनेगा। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम स्लोप डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। इसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3EI। याद रखिएगा दोनों डाटा। अब चलिए ये हम देखें क्या चीज़ आपको कि यहाँ पर क्या है लोड जो है इंड पॉइंट पर लग रहा है। अब मान लीजिए लोड जो है किसी कहीं बीच में लग जाए हैं, इधर से A दूरी है और फ्री एंड से B दूरी है, अगर बीच में कहीं लग रहा है तो मैक्सिमम मोमेंट क्या होगा WA, और इधर क्या हो जाएगा देखिए यहीं से यहीं तक होगा, इधर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि इधर लोड नहीं है। तो मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा W इंटू A। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा दोस्तों, देखिए इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा जहाँ पर लोड लग रहा है तो WA स्क्वायर अपॉन 2EI। मैक्सिमम स्लोप क्या हो जाएगा WA स्क्वायर अपॉन 2EI। इसी तरह मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा देखिए WA स्क्वायर अपॉन 6EI इंटू 3L माइनस A होगा। समझे। तो ये डाटा याद रखिएगा, सब क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है, एक जगह इसका कलेक्शन किया हूँ कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन देगा, आप टिक कर सकते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा अगर फ्री इंड पर है तो डब्ल्यू एल क्यू बटा 3I होगा, लेकिन बीच में लोड लग रहा है कैंटिलीवर बीम के लिए तो डिफ्लेक्शन क्या होगा WA स्क्वायर अपॉन 6EI इंटू 3L माइनस A। उसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये जो है ये भी कैंटिलीवर बीम है लेकिन लोड यहाँ पर क्या अब लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। देखिए हर जगह क्या है लेंथ बराबर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। कैंटिलीवर बीम पर कैसा लोड है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मोमेंट क्या होगा मैक्सिमम मोमेंट W नॉट L स्क्वायर अपॉन 2। W नॉट क्या है लोड पर यूनिट लेंथ। समझ में आया क्या है लोड पर यूनिट लेंथ। तो इसका मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा WL स्क्वायर अपॉन 2। स्लोप क्या हो जाएगा इस लोड कंडीशन के लिए W नॉट L क्यू अपॉन 6EI। याद रखिएगा क्या होगा WL क्यू अपॉन 6EI। क्लियर है। देखिए W नॉट क्या है लोड पर यूनिट लेंथ। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस बीम के लिए स्लोप होगा W नॉट L क्यू इंटू 6EI। उसी तरह डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा W नॉट L4 अपॉन 8EI। देखिए पावर एक बढ़ गया और 2 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो देखिए इस कंडीशन के लिए स्लोप हो जाता है WL क्यू अपॉन 6EI और डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा WL4 अपॉन 8EI। क्लियर। उसी तरह आप देखिए ये भी क्या है कैंटिलीवर बीम है लेकिन लोड कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरी लोड। देखिए इस पॉइंट पर क्या है बिंदु, यहाँ पर इतना लेंथ है, मतलब क्या है हर पॉइंट से अलग अलग है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। तो इस कंडीशन में मोमेंट क्या होता है WL स्क्वायर अपॉन 6। W नॉट L स्क्वायर अपॉन 6 है। क्लियर। और स्लोप क्या आ जाएगा W नॉट L क्यू अपॉन 24EI। क्या है 24EI है। समझे क्या है 24EI। तो इस कंडीशन में स्लोप क्या होगा
WL³/24 EI। डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, W0L4/30 EI। डाटा याद रखिएगा, बहुत आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्या है, कैंटिलीवर बीम है और इंड पर क्या लग रहा है, मोमेंट लग रहा है एम। ठीक, अगर ये कंडीशन है आपको तो मोमेंट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट एम ही होगा और माइनस साइन होगा, क्योंकि फॉर्मेशन कैसा होगा, ऐसे होगा। हॉगिंग बन रहा है तो निगेटिव वैल्यू मोमेंट लेते हैं, सैगिंग होता है तो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम मोमेंट एम हो जाएगा। इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ML/EI। याद रखिएगा, ML/EI क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा इस बीम के लिए। और इसका डिफ्लेक्शन ML²/2EI। यही सब, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो क्या है, इसका स्लोप हो जाएगा ML/EI, डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, ML²/2EI। क्लियर। चलिए उसी तरह नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए कैसा अब लोड आ गया हमको, बताइए। दोनों इंड क्या है, सपोर्ट किया हुआ है, इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर जो लोड लग रहा है क्या है, सेंटर में लोड लग रहा है। कैसा लोड है, पॉइंट लोड है। तो इसका जो हो जाएगा मोमेंट क्या हो जाएगा, WL/4 हो जाएगा। याद रखिएगा, मोमेंट क्या हो जाएगा, WL/4 मोमेंट हो जाएगा, WL/4। अब देखिए इसमें जो होगा डिफ्लेक्शन जो होगा इसका, सॉरी डिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन नहीं, इसका जो स्लोप होगा दोनों इंड पर क्या होगा, बराबर होगा। और इसका शेप कैसा बनेगा दोस्तों, शेप, ये जो बीम दिया हुआ है इसका शेप कैसा बनेगा, देखिए जब यहाँ पर सपोर्ट रखे तो इसका ऐसा कैसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा, बनेगा ना। तो ये जो है देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों इंड पर जो होगा स्लोप बराबर होगा। कितना होगा, WL²/16EI। दोनों इंड का स्लोप क्या होगा, WL²/16EI। क्लियर। और डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, WL³/48EI। याद रखिएगा, जब सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड एट सेंटर पर लग रहा है, बीच में लग रहा है, तो उसका स्लोप जो होगा दोनों इंड पर स्लोप बराबर होता है, WL²/16EI। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, WL³/48EI। क्लियर। उसी तरह अगर मान लीजिए बीच में न लग के कहीं लग रहा है, इस इंड से B डिस्टेंस पर लग रहा है, तो क्या होगा, तो देखिए इसका जो होता है आप याद रखिएगा, जनरल जो एम होगा, मोमेंट जो होगा ए पर WAB/L और θL लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, WB × L² - B²/6EIL। और R साइड लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में क्या होगा, तो WA, देखिए लेफ्ट साइड लेंगे तो इधर B आ जाएगा, इधर लेंगे राइट साइड तो A आ जाएगा, WA × L² - A²/6EIL। ठीक है। मैक्सिमम कहाँ होगा दोस्तों, देखिए जब इस कंडीशन में रहेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, तो एट कितना डिस्टेंस पे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा x = √L² - B²/3। इस डिस्टेंस पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह देखिए कैंटिलीवर बीम है, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो मैक्सिमम मोमेंट क्या होता है, WL²/8। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है WL4/5/384 × W0L4/EI। स्लोप क्या होता है, दोनों इंड पर बराबर होता है, कितना, तो W0L³/24EI। अब सबके पूरा देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। और देखिए कौन कौन इम्पोर्टेंट है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए आपको ये इम्पोर्टेंट है, इस और आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और इसके बाद इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है।
क्लियर। फिर आपको ये लास्ट का दोनों याद रखिएगा कितना होता है, और इसको भी याद करिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए अगर एक इंड पर मोमेंट दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड ml/6i और राइट साइड क्या आ जाएगा ml/3ei, और डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा ml²/9√3ei, ठीक ना, एट x = √1/3 पे। उसी तरह इसका भी आप याद रखिएगा, इसका मैक्सिमम स्लोप हो जाएगा ml/2ei और डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा ml/8ei। इसको भी दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। आप वीडियो रोक के आप पूरा आप लिख लीजिए और इसको याद करिए, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।